अस्सलामुअलैकुम। तो भाई आज की वीडियो एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि आज की वीडियो में क्लास 12 चैप्टर 16 के तमाम न्यूमेरिकल्स हम कवर करेंगे। यकीन मानो इस वीडियो में जितने भी न्यूमेरिकल दिए हुए ना इस चैप्टर में, चाहे वो वर्क एग्जाम्पल में हो या सेल्फ असेसमेंट में हो या फिर जो है वो चैप्टर के एंड में हो, वो सारे न्यूमेरिकल मिलेंगे। यकीन मानो आपको परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एक वीडियो देख लोगे, तमाम न्यूमेरिकल के सॉल्यूशंस और एक्सप्लेनेशन और आपको कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। तो बहुत अच्छी तरीके से आपका जो है वो फ़ायदा हो जाएगा। कंप्लीट न्यूमेरिकल्स हैं, वर्क एग्जाम्पल्स भी शामिल हैं, सेल्फ असेसमेंट में अगर न्यूमेरिकल हुआ वो भी कराऊंगा और चैप्टर के एंड में जो न्यूमेरिकल्स दिए ना वो भी करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं चैप्टर जो है वो आपके पास 15 करा चुका हूँ। आप लिखना क्लास 12 चैप्टर 15 न्यूमेरिकल्स एमई इंग्लिश सेंटर, आपको वीडियो मिल जाएगी। या बहुत जल्द मैं प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगा तो उधर भी तमाम न्यूमेरिकल्स आना शुरू हो जाएंगे। तो प्लेलिस्ट भी देख सकते हो, प्लेलिस्ट में भी पूरी बुक के न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे इंशाल्लाह। मैं करा चुका हूँ काम। अच्छा, यहाँ पर मैं बता दूँ कि हमारे ग्रुप जो है ना वो स्टार्ट हो गए। पूरे साल के लिए फ़ीस हमने 3000 रुपये रखी है, जिसमें आपको गैस पेपर और गैस पेपर का सॉल्व और उसकी वीडियोस मिलेंगी जो कि 85% तक लगेंगे। तो उनको ज़रूर जो है वो आप ग्रुप में ऐड हो जाओ, वो आप ले लो ताकि आपके बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाए। अलग अलग बाय करने से अच्छा डायरेक्ट ग्रुप में ऐड हो जाओ, तमाम चीज़ें वहाँ मिल जाएंगी, नोट्स, लेक्चर्स, लाइव सेशन रिकॉर्डेड, सब कुछ। कंप्लीट एजुकेशन इन 3000 पूरे साल के लिए ये फ़ीस, याद रखना। चलो स्टार्ट करते हैं। नंबर आ रहा होगा, इसी पे पे कर कर ऐड हो सकते हो। और वो बच्चे जो शुरू से ऐड होते आए हैं, मैं उन्हें कहूँगा कि टाइम वेस्ट ना करें, जल्दी ग्रुप में ऐड हो जाएं। अच्छा चलो, सबसे पहले तो वर्क एग्जाम्पल नंबर 1 से स्टार्ट लेते हैं। अच्छी तरह समझना ताकि ना मुश्किल ना हो। वर्क एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। वैसे तो 16.1 लिखा हुआ है लेकिन मैं जस्ट 1 मेंशन करूंगा क्योंकि इसी चैप्टर के कवर कर रहे हैं ना, तो इसलिए। द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय, आपने ना, आपके पास वॉल्यूम ऑक्युपाई हो रहा है। वॉल्यूम ऑक्युपाई यानी कोई चीज़ है जो कि वॉल्यूम घेर रही है। फॉर एग्जांपल देखो, मैं भी तो एक इंसान हूँ ना, मैं इस रूम के अंदर मौजूद हूँ, तो मैं इस रूम का वॉल्यूम घेर रहा हूँ, है ना, यानी इसके अंदर मौजूद हूँ। तो यहाँ पर यही बात कर रहे हैं। अच्छा, 1 मोल है आपके पास लिक्विड में, ठीक है, n लिख लेते हैं, हमारे पास 1 मोल है, ठीक है। और ऑफ अ लिक्विड टेम्परेचर कितना मौजूद है? टेम्परेचर दिया हुआ है आपको 50 सेल्सियस का। अच्छा, अब इसे सेल्सियस को केल्विन कन्वर्ट करना है, यानी वो हम आगे देख के करेंगे, जब ज़रूरत पड़ेगी तो ही करेंगे। अभी इसको सेल्सियस में ही लिखे रहने दो, चाहो तो केल्विन में लिख लो। अच्छा, उसके बाद आपको वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? वॉल्यूम दिया हुआ है, इसे हम ले लेते हैं V1 वॉल्यूम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? V1। तो V1 वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 मीटर क्यूब। बात समझ में आ गई? यूनिट से भी चीज़ें पहचान सकते हो। अच्छा, व्हाट द लिक्विड इज, सॉरी, व्हेन द लिक्विड इज वेपराइज। ज़रा बात समझो, समझो ये आपके पास ना एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर लिक्विड मौजूद है जो कि 1 मोल है। टेम्परेचर कितना है? 50 सेल्सियस है। वॉल्यूम कितना है? इतना वॉल्यूम है, सही है, V1 वॉल्यूम है और उसकी वैल्यू दी हुई है। अब लिक्विड वेपराइज होना शुरू हो जाता है। वेपराइज का मतलब क्या है कि आपने इसको हीट दी, ठीक है, समझो यहाँ पर आपने इसको हीट दी। आपके हीट देने से क्या होगा? आपने कभी पानी बॉईल किया होगा ना, तो जब पानी बॉईल करते हो तो नीचे से हीट देते हो, तो हीट देने से क्या होता है? वेपर्स बनना शुरू हो जाते हैं, यानी बेसिकली वेपराइज होना शुरू हो जाएगा, गैस बनना शुरू हो जाएगा। समझ रहे हो बात? ठीक है। तो अब वॉल्यूम बढ़ जाएगा, अब वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, पता है ना कि भाई कितनी हीट आपको देनी पड़ेगी लिक्विड को कि वो लिक्विड से गैस बन जाए, तो इसे कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो आप क्या कर रहे हो? लिक्विड से गैस बना रहे हो। तो अब वॉल्यूम क्या यही रहेगा? नहीं, अब वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। देखो ना, पहले तो सिर्फ लिक्विड था जो यहाँ तक था, लेकिन अब यहाँ तक आ गए आप, समझे बात? अच्छा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी आपको गिवन किया गया है जो कि PA का मतलब होता है पास्कल, यानी ये ऐसा यूनिट है, ठीक है। तो वो है 1.03 मल्टीप्लाई 10⁵ PA। PA का मतलब पास्कल यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। द वेपर हैज़ अ वॉल्यूम। अच्छा, वेपर बनना शुरू हुए तो अब वॉल्यूम तब्दील हो जाएगा। देखो पहले वॉल्यूम कम था, जहाँ से आप देख के भी समझ सकते हो कि पहले वॉल्यूम कम था, अब वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो अब वॉल्यूम कितना हो गया? 3.48 मल्टीप्लाई 10⁻⁴
सॉरी 3.48 तो वो तो हीट दी हुई है, ये लिखो 5.9 मल्टीप्लाई 10⁻⁻² मीटर क्यूब। पहले वॉल्यूम इतना था, अब वॉल्यूम देखो बढ़ चुका है आपके पास। ये पावर का कम होना है, इसका मतलब है बढ़ना है वॉल्यूम का, सही। द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ दिस लिक्विड एट, अच्छा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है, W से लिख लेते हैं इसको, बल्कि W नहीं है, हाँ W लिख लो, कोई मसला नहीं है। तो नहीं W क्यों, Q लिखा जाएगा ना, वो तो वर्क हो जाएगा ना, यूनिट तो बेसिकली सेम होता है लेकिन लिखने में फ़र्क है। तो Q आपको कितना दिया हुआ है, 3.48, यानी इतनी हीट आपको देनी होगी कि लिक्विड जो है वो वेपर बनना शुरू हो जाए, गैस फॉर्म में जाना शुरू हो जाए। 3.48 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ जूल। सारा डेटा मिलकर आ गया। अच्छा अब पता क्या करना है, डिटरमाइन चेंज इन इंटरनल एनर्जी। देखो ऑब्वियस है ना, जब लिक्विड था, जब लिक्विड होगा तो इंटरनल एनर्जी अलग होगी। देखो जब लिक्विड होगा तो इंटरनल एनर्जी अलग होगी, और जब आपने उसको हीट देना शुरू किया तो वो वेपर बनना शुरू हुआ, तो उस वक्त इंटरनल एनर्जी अलग होगी। तो आपने चेंज बताना है, यानी डेल्टा यू बताना है। अच्छा एक इधर चीज़ मिसिंग है, वो ये है कि गिवन डेटा लिखो, गिवन डेटा और टू फाइंड लिखो। ये ज़रूर लिख के काम शुरू किया करो, इसके बगैर मत किया करो, सही। सारा डेटा आ गया। चलो अब देखो, आपको इंटरनल एनर्जी पता लगाने के लिए एक ही फॉर्मूला याद है, जो कि है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो वो क्या है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, या ऐसे भी लिख सकते हो, Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, ऐसे भी लिख सकते हो, मसला नहीं है, आपको चीज़ें गिवन है। अच्छा अब इसको इधर ले आते हैं, तो डेल्टा यू Q माइनस डब्ल्यू। अब देखो मसला क्या आ रहा है, Q तो मेरे पास मौजूद है जो कि है 3.48 मल्टीप्लाई 10⁻⁴। मसला क्या है, मिसिंग यहाँ पर है हमारे पास W निकालते हैं, क्योंकि देखो ना डेल्टा U तो निकालना है, सिर्फ Q है, W भी नहीं है, तो चलो W के लिए काम करते हैं, यानी वर्क हुआ ना, वेपर बने तो वर्क हुआ ना। अच्छा अब वर्क के लिए कौन सा फॉर्मूला समझ में आ रहा है, देखो प्रेशर भी गिवन है और वॉल्यूम भी गिवन है, तो ये फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था ना, P डेल्टा V, सही है। अच्छा डेल्टा V हम सब बच्चों को पता है कि P तो एज इट इज रहेगा, डेल्टा V किसके बराबर होता है, V2, हाँ देखो V2 माइनस V1 या VF माइनस VI एक ही बात है, V2 माइनस V1। तो P कितना गिवन है मुझे, 1.03 मल्टीप्लाई 10⁻⁵, और V2 कितना गिवन है मेरे को, 5.9 मल्टीप्लाई 10⁻⁻² और माइनस 2.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁵। ठीक है, अब W निकाल लो, सही है। तो W निकाल लो, बस जस्ट कैलकुलेशन कर लो और कुछ नहीं करना, ठीक है। ज़रा सी कैलकुलेशन कर लो और आपका W आ जाएगा, ठीक है। तो W निकाल लेते हैं, एक मिनट जस्ट सर मैं कैलकुलेशन कर लूँ। देखो मैं कैलकुलेशन लाइव इसलिए करता हूँ ताकि आंसर गलत ना हो जाए, कहीं भी कोई गलती होगी वो फ़ौरन पता चल जाती है, लाइव कैलकुलेशन का ये फ़ायदा है। तो आप भी मेरे साथ लाइव कैलकुलेशन करते रहा करो, वरना तो मैं चाहूँ तो मेरे पास आंसर इसका लिखा हुआ होता है, मैं डायरेक्ट मेंशन कर दूँ, तो ना मैं पढ़ाते वक्त देख रहा होता हूँ बुक, और ना ही मैं आप लोगों को कहता हूँ कि उसको इग्नोर करें। तो मेरे पास आ रहा है 6074.52 जूल। देखो W आपके पास आ गया, अब जस्ट आपने अपना आंसर निकाल लेना है। अच्छा इसको चाहो तो उसमें भी लिख सकते हो, क्या कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में, मगर ऐसे भी ठीक है, मसला नहीं है। अच्छा देखो अब सब कुछ हमारे पास है, फॉर डेल्टा U काम कर लेते हैं, तो डेल्टा U, तो Q क्या मिला मुझे, 3048 मल्टीप्लाई 10⁻⁴, और माइनस W क्या मिला मुझे, 6074.52। तो डेल्टा U मिल जाएगा इस तरह से हम स्टूडेंट्स को, ठीक है। चलो अब इसे ज़रा
कर लो सॉल्व आपस में। तो 3.4 एक्सपोनेंट 4 माइनस 6047 पॉइंट, तो आपके पास आ रहा है 27925.47 अब जाउल। देखो सबके यूनिट सेम ही है तो जाउल आएगा आंसर आपके पास। अच्छा, अब इसको चेक कर लेते हैं कि हमने गलत किया है या ठीक किया है। तो थोड़ा सा ना हमारा फ़र्क आ रहा है, थोड़ा सा हमारा फ़र्क आ रहा है, थोड़ा क्या बल्कि ज़्यादा ही फ़र्क आ रहा है। चलो देखते हैं ये फ़र्क क्यों आ रहा है। साइंटिफिक नोटेशन में अगर मैं इसको करके लिखूं, एक मिनट, नहीं सही है। देखो हमारा जो आंसर आ रहा है ना वो ऑलमोस्ट ठीक है, कोई इतना फ़र्क नहीं है। ये बोल रहे हैं 2900 आएगा लेकिन हमारा 2700 आ रहा है, तो 2700 और 2900 में तो काफ़ी फ़र्क है। अच्छा, हमारा बहुत ही बड़ा आंसर आ रहा है। एक मिनट ज़रा मैं फिर से इसे चेक करूं, क्योंकि मुझे याद पड़ रहा है इसमें ना गलती थी, मुझे याद पड़ रहा है इसमें गलती थी, इस क्वेश्चन के अंदर बुक में गलती दी हुई थी। तो मैं इसे एक बार फिर वेरीफाई करता हूँ ताकि गलती ना जाए। हाँ अब सही आ रहा है, या शायद मैंने ना कैलकुलेशन करते वक्त ना 8 मिसिंग कर दिया था। हाँ सही हो गया, कोई मसला नहीं है। देखो कैलकुलेशन करते वक्त अगर 8 नहीं लोगे ना, सिर्फ 3.4 ले लोगे तो बहुत फ़र्क आ जाएगा। तो 8 भी मेंशन सही से करना। तो 28725.48 ये मेरा आंसर बनकर आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इसे राउंड ऑफ कर दूं, वैसे तो राउंड ऑफ इतना बड़ा नंबर है, मतलब ये तो काफ़ी फ़र्क आ जाएगा, लेकिन राउंड ऑफ करके लिखा गया वहाँ, इनको ज़ीरो कर दो, राउंड ऑफ कर दोगे तो ये 29,000 हो जाएगा। देखो ये 28,000 है ना, इस पर राउंड ऑफ की टेक्निक लगाओ, तो राउंड ऑफ की टेक्निक लगाओगे तो इसको आप 28,000, अब मैं आपसे बोलूँ कि आप मुझे ना 28,725 रुपये दे दो, तो आपके दिमाग में आएगा डायरेक्ट 29,000 ही मांग लेते हैं आएगा, दिमाग में आएगा। वैसे आप दोगे नहीं लेकिन दिमाग में ज़रूर आएगा, तो इसलिए इसको राउंड ऑफ करके ना 29,000 लिख दिया गया है। तो इतना कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। अच्छा चलो अब आगे चलते हैं। ये थोड़ा सा मुश्किल था समझने में, बाकी तो इतना मुश्किल नहीं है। वर्क एग्जाम्पल नंबर 2। अच्छा, वही गिवन डेटा के कॉन्सेप्ट से चलेंगे, गिवन डेटा और टू फाइंड। अच्छा, व्हेन अ बलून इज इन्फ्लेटेड इट्स रबर बॉल पुश अगेंस्ट द एयर अराउंड इट। देखो बलून को फुलाया जाएगा, आपको पता है बलून फुलाते हो तो बलून जो है वो फटता भी है। ठीक है, बलून को फुलाया जाता है, आप फूंक मार के फुलाते हो ना। आपने कभी नोट किया है कि जब आप बलून में फूंक मारते हो तो वो वॉल्यूम उसका हल्के हल्के करके बढ़ता है, और फिर एक वक्त आता है कि वॉल्यूम मैक्सिमम हो जाता है। अब उससे ज़्यादा आपने उसमें हवा डाली तो बलून फट जाता है। तो यहाँ उसी का जिक्र जो है वो किया जा रहा है। तो मैं यहाँ आपके सामने बलून बना देता हूँ, तो आपने ये बलून भरा है। ठीक है, अच्छा, कैलकुलेट द वर्क डन। आपने वर्क डन पता करना है। अब देखो वर्क डन क्या चक्कर है, समझो। देखो यार, आप बलून में हवा भर रहे हो, आपके हवा भरने से वर्क हो रहा है ना, बलून का जो एरिया है वो बढ़ रहा है। सोचो ज़रा, दिमाग ज़रा लगाओ, बलून की तरफ लेके जाओ। हो क्या रहा है, आप बलून में हवा भर रहे हो, तो बलून में हवा भरने से वर्क हो रहा है कि बलून बड़ा होता जा रहा है, तो यही वर्क है ना यहाँ पर। अब ये वर्क कैसे हो रहा है, आप जो उसमें हवा डाल रहे हो वो हवा इसके ऊपर आके लग रही है, इसकी रबड़ पर, तो वो रबड़ को बाहर की तरफ धक्का दे रही है, जिससे बलून का शेप बड़ा होता जा रहा है। छोटी छोटी चीज़ें दिमाग में रखा करो। व्हेन द बलून इज ब्लूम अप, ब्लूम अप से मुराद क्या है कि पहले बलून इतना था, पहले बलून का वॉल्यूम था इतना 0.015 मीटर क्यूब। अब मैंने इस बलून किसी बच्चे को दे दिया तो उसने इसमें हवा भर के वॉल्यूम कर दिया 0.03, तो डबल हो गया। ठीक है, पहले इतना वॉल्यूम था, अब इतना वॉल्यूम हो गया। आपने अज्यूम करना है कि इसमें जो प्रेशर है वो 1 ATM का है, तो 1 ATM कितने के बराबर होता है, 1.05 मल्टीप्लाई 10⁵ पास्कल। वैसे तो उन्होंने डायरेक्ट पास्कल लिखा हुआ है, लेकिन मैंने समझाने के लिए लिख दिया। अब सोल्यूशन करते हैं। वर्क पता करना है, डेटा से भी बात समझ में आ रही है कि वर्क का एक ही फॉर्मूला हम यहाँ आराम से यूज़ करके पता लगा सकते हैं, W = P डेल्टा V। ठीक है, P क्या मिला है मुझे, P मिला है मुझे 1.05 मल्टीप्लाई 10⁵, और V क्या मिला है मुझे 0.0, अच्छा V2 - V1,
मैं लिख देता हूँ ताकि किसी भी स्टूडेंट को परेशानी ना हो, V2 माइनस V1। ठीक है, डेल्टा V का मतलब यही होता है ना, VF माइनस VI भी कर सकते हो एज योर विश। तो 0.030 माइनस 0.015। ठीक है, थोड़ा सा जगह कम थी, अगली बार इधर कोने में करके लिखेंगे। अच्छा, अब जस्ट सोल्यूशन कर डालो, सॉल्व कर डालो, मतलब सोल्यूशन कर डालो से मुराद है सॉल्व कर डालो। कभी भी ना न्यूमेरिकल करा करो ना, जल्दी जल्दी में कुछ नहीं करो। जल्दी जल्दी में करने से पता क्या होता है, गलती हो जाती है। आराम आराम से समझ समझ के करो। तो वर्क डन जो हुआ 1575 जॉल। जब भी आप किसी मुश्किल में हो तो आप ये डायल कर सकते हो 15। ये पुलिस का हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है। तो ये भी एक आपकी नॉलेज में इजाफा हो गया। अच्छा, वैसे तो मेरा आंसर यही आ रहा 15, लेकिन बुक वाले भाई साहब कह रहे हैं कि आंसर आना चाहिए आपका 1500। तो यार इसको मैं 1500 भी लिख सकता हूँ, कोई मसले वाली बात नहीं है, 1500 लिख लो चाहो तो, ठीक है। राउंड ऑफ टेक्निक्स भी लगा सकते हो आप, राउंड ऑफ टेक्निक का यूज़ किया जा सकता है, मसला नहीं है। हाँ सही है, हमारा सही आ रहा है, ठीक है, सही है, समझ आया। परेशानी वाली बात, टेंशन वाली बातें मैं करता भी नहीं हूँ, पता मेरी आदत नहीं है बच्चों को टेंशन देना, परेशान करना। चलो अब आ जाओ, एक और करते हैं, अच्छा सा साफ सुथरा न्यूमेरिकल करते हैं। द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज, देखो हमें आपको पता है ना बॉडी का टेम्परेचर होता है, जब आप सेहतमंद हो तो उस वक्त बॉडी टेम्परेचर अलग होता है। खुदा न खास्ता बुखार हो जाए तो उस वक्त बॉडी का टेम्परेचर अलग होता है। देखो बुखार होना अमूमन ना गलत नहीं समझा जाता मेडिकल में, और दीनी नज़रिए से भी देखा जाए, क्योंकि जब आपको बुखार होता है ना तो आपके गुनाह झड़ते हैं, मतलब आपके गुनाह कम हो जाते हैं। तो जिस चीज़ से गुनाह कम हो रहे हैं वो तो अच्छी चीज़ है ना। और अगर आप मेडिकल की फील्ड से, तो आपको पता होगा कि बुखार होने से भी हमें फ़ायदा होता है अंदरूनी तौर पर। तो अक्सर लोग बुखार में परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा घबराने लग जाते हैं। हाँ, अगर बुखार बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और वो उतर नहीं रहा है तो फिर परेशानी की बात है, मगर 2-3 दिन से आपको बुखार है तो इतना परेशान नहीं होना चाहिए। डाइट अच्छी रखनी चाहिए और अपनी ख्याल करना चाहिए। बात समझा दी मैंने। तो यहाँ पर वही समझाना चाह रहा हूँ कि यार देखो, जो हमारी बॉडी होती है ना, उस बॉडी का एक नॉर्मल टेम्परेचर है। अब देखो बुखार में ऐसा होता है ना कि आप बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाते, रेस्ट करते हो, लेकिन जब आप नॉर्मल होते हो तो आप जब नॉर्मल हो ना, अभी भी अगर आप थर्मोमीटर लगाओ तो आपको ज़ीरो टेम्परेचर नहीं मिलेगा। बचपन में ये ख्याल था कि वो जो थर्मोमीटर लगाते थे अगर वो नॉर्मल हालत में लगाएं तो ज़ीरो मिलेगा, उसमें ऐसा नहीं है। अभी भी आपकी बॉडी में टेम्परेचर मौजूद है, जो कि मौजूद है 36 सेल्सियस, यानी थोड़ा ज़्यादा होता है 36। अगर एग्जैक्ट नंबर बताऊं तो 36.88 सेल्सियस होता है हमारा बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर। तो चलो इसी बात को लिख लेते हैं और मज़ीद अच्छी तरह समझते हैं। तो गिवन डेटा और टू फाइंड, तो हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना मिला हमें, हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर हमें मिला, जिसे मैं T से कॉल कर सकता हूँ, 36.88 सेल्सियस मिला। ठीक है, ये नॉर्मल है, यानी अभी मैं जो सेहतमंद हूँ, अगर मेरे अंदर कोई खुदा न खास्ता कोई बड़ी बीमारी नहीं है, मुझे बुखार नहीं हो रहा, तो मेरी बॉडी का टेम्परेचर ना ऐसा आना चाहिए, 36 आना चाहिए, या थोड़ा करीब करीब में आना चाहिए, 37, 35, इससे ज़्यादा नीचे ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब आपने ये बताना है कि ये टेम्परेचर तो सेल्सियस में है, फ़ारेनहाइट में क्या होगा। देखो पीछे हमने पूरा चैप्टर में इसके बहुत सारे करे थे न्यूमेरिकल्स, आपको याद होगा। इसका आंसर ना आपको इसमें दिया हुआ है, आई थिंक इसमें दिया हुआ है या इसमें, इन दोनों में से किसी में इसका आंसर लिख के दिया हुआ है, मुझे लग रहा है 1 में दिया हुआ है। अच्छा चलो, एक बात तो हमारी हो गई, हम पता लगा लेते हैं। अ गैस कन्फाइड, अच्छा दूसरा न्यूमेरिकल भी इधर ही है। एक गैस है, कन्फाइड है सिलेंडर में, यानी भरी हुई है सिलेंडर के अंदर, अंडरगोज एन एक्सपेंशन। अच्छा देखो, गैस जब कहीं सिलेंडर में होती है तो उसमें एक्सपेंशन भी होता है और कंप्रेशन भी होता है। एक्सपेंशन का मतलब फैलना, यानी गैस का फैलना, गैस फैलती है ना, और कंप्रेशन यानी आप गैस को दबा रहे हो, मतलब उसको कम कर रहे हो, उसकी वॉल्यूम को कम कर रहे हो। गैस कम नहीं हो रहा, वॉल्यूम कम हो रहा है, यानी वो ज़्यादा उसमें प्रेशर बढ़ रहा है। फ्रॉम एन इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम देखो कितना, गैस का वॉल्यूम लीटर में भी लिया जा सकता है, आई होप आप बच्चों को याद हो, 2.0 लीटर, और V2 भी दिया हुआ है यहाँ पे फाइनल। अब देखो फैली है गैस फैली है, फैलने से मतलब क्या है, वॉल्यूम बड़ा होगा। समझो देखो ये मेरा सिलेंडर है, दोनों हाथों को मेरा सिलेंडर कंसीडर करो। अगर मैं कह रहा हूँ ना एक्सपेंशन, इसका मतलब है फैली है चीज़, यानी इनिशियल वॉल्यूम कम होगा, फाइनल वॉल्यूम ज़्यादा होगा। अगर मैं कहूँ कंप्रेशन, तो इसका मतलब है वॉल्यूम कम हुआ है, यानी फाइनल वॉल्यूम ज़्यादा होगा, इनिशियल कम। इस तरह से चीज़ों को अपने दिमाग में रखो ताकि कॉन्सेप्ट भी फील आए और समझ भी आए।
तो एक्सपेंशन हुआ है तो इनिशियल वॉल्यूम कम आएगा, फाइनल वॉल्यूम ज़्यादा आएगा। इनिशियल वॉल्यूम वी आई, फाइनल वॉल्यूम V2। अगेंस्ट आ एक्सटर्नल प्रेशर, प्रेशर यहाँ पर 2 ATM दिया हुआ है, तो प्रेशर अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसे कन्वर्ट कर लूँगा, ठीक है, कन्वर्जन कर दूंगा इसकी। वैसे आई थिंक यहाँ इन्होंने कन्वर्जन नहीं करी है, तो मैं कन्वर्जन नहीं कर रहा। आप चाहो तो पेपर में कन्वर्जन करके लिख सकते हो, दोनों तरह से आंसर एक्सेप्टेबल होगा। कैलकुलेट द वर्क डन, 2 चीज़ें बतानी है, वर्क बतानी है, वही सेम न्यूमेरिकल है जो इससे पहले हमने करा, उसी तरीके से होगा, ठीक है। सबसे पहले पता लगाते हैं कि हमारा जो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर आएगा वो कितना आएगा। मैंने आपको कहा था ना, इसका आंसर आपको दिया हुआ है, इसका आंसर आपको दिया हुआ है 1.16.1 न्यूमेरिकल में, यानी इस न्यूमेरिकल में इसका आंसर गिवन है सेल्सियस से फ़ारेनहाइट करने का तरीका। तो डायरेक्ट फार्मूला लिख लो, TF = 9/5 मल्टीप्लाई TC प्लस 32, ठीक है, ये फार्मूला है। अब ये आपको पता है कैसे आया, हमने पूरा इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ रखा है इसे। तो TF ज़रा कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 9/5, इसको एक ब्रैकेट कंसीडर कर लो, इसको एक ब्रैकेट कंसीडर कर लो, तो 36.8 सेल्सियस, 88 सेल्सियस को मैंने कन्वर्ट करना है। चलो एक साथ कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। चलो और सॉल्व करते हैं। लाइव कैलकुलेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत सी सीखने के लिए मिलेगा। ऐसा नहीं करना कि बस जस्ट मैं लिखवा रहा हूँ, आप लोग उसे अपने पास लिख रहे हो लेकिन कैलकुलेशन नहीं कर रहे, साथ कैलकुलेशन भी करो। तो मेरा आ रहा है 98, अरे इतना ही आना चाहिए, 98.38 फ़ारेनहाइट। ये मैं फ़ारेनहाइट में आ गया। ऐसी कोई परेशानी वाली बात, कोई बात जो बुरी लगी हो, ऐसा कुछ नहीं है, सही है। राउंड ऑफ की टेक्निक लगाओगे ना तो और अच्छी वैल्यू आएगी आपके पास। वो 8 है ना, कैरी आगे दे दोगे तो 3-4 हो जाएगा, सही। अच्छा, अब दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरा पार्ट हमसे B कंसीडर कर लेते हैं। इसमें कहा है वर्क पता लगाना, तो वर्क का फॉर्मूला सेम है, W = P डेल्टा V। मैं प्रेशर ATM में रख रहा हूँ, आप चाहो तो इसके साथ मल्टीप्लाई करा दो, 105 × 10⁵, ये जाउल में आंसर आ जाएगा आपके पास, सही। तो 2, क्योंकि बुक में भी ऐसे ही कराया गया ना, तो 4 - 2, तो 2 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई तो 4 हो जाएगा ATM। मगर ये ATM पर मीटर स्क्वायर, एक मिनट, यूनिट तो गड़बड़ नहीं हो रही, नहीं ATM पर लीटर, सॉरी, मीटर क्यूब आना था ना, हाँ सही है, लीटर, सही है। ATM लीटर, पर लीटर नहीं, जस्ट लीटर, मल्टीप्लाई हो रहा है लीटर उससे, सही है, ATM लीटर। तो जब भी ये यूनिट लिखा हुआ देखो ना ATML, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये यूनिट है वर्क का, सही। चलो आंसर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सही है। अच्छा, माइनस भी आएगा क्योंकि इसमें माइनस होता है, एक्सपेंशन वगैरह का कॉन्सेप्ट है ना, माइनस आ जाएगा, ठीक है। आई होप 3 न्यूमेरिकल बहुत ही अच्छे समझ में आए होंगे, ठीक है। चलो मर्द, ये मैंने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया बच्चों, ये 3 है, सही। तो मज़ीद फर्दर न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग ना वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ाइए करो जब मैं बोर्ड रिमूव कर रहा हूँ ना। हाँ, अगर मैं कोई अच्छी सी बात बता रहा हूँ तो सुन लिया करो। चलो अच्छी सी बात बता रहे हैं ना, ग्रुप में ऐड हो जाना, ठीक है। अच्छा, आप लोग सोचते होगे सर आप बार बार क्यों बोलते हैं ग्रुप में ऐड होने का। देखो भाई, ये सिस्टम जो चलता है ना, ये ग्रुप की मदद से चलता है। यूट्यूब की मदद से ये सिस्टम बिल्कुल भी नहीं चल सकता, बिल्कुल क्या, मैं खुद अपने आप को नहीं चला सकता यूट्यूब की मदद से, ठीक है। तो ये सिस्टम ग्रुप्स की मदद से चलता है, तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप लोग ग्रुप में ज़रूर ऐड होया करो, ठीक है। वहाँ आपको तमाम चीज़ें मिल ही जाएंगी, आप घर बैठ के अच्छी सी बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हो, चाहे कॉलेज में हो, स्कूल में हो, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे स्टूडेंट हमारे ऐसे हैं कि जिनके भाई बहन भी अब हमसे ही पढ़ रहे हैं, मतलब पहले उन्होंने पढ़ाई की, अब उनके भाई बहन पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये बड़ी ऑनर की बात है हमारे लिए, और ये आप लोगों का ट्रस्ट है जो डेवलप हमने बिल्ड किया अपने ऊपर अपनी मेहनत से। आप लोगों की मेहनत है और दुआएं हैं जिससे ये पॉसिबल होता है, ठीक है। स्टूडेंट भी काफ़ी मेहनत करते हैं जब जाके पास होते हैं, सिर्फ टीचर की मेहनत नहीं होती, बल्कि टीचर की मेहनत तो बहुत आसान है। हमें तो सिर्फ यही चैप्टर पढ़ाना है, आपको तो इसके साथ साथ बहुत सारे चैप्टर करने हैं। अच्छा चलें करते हैं। अच्छा, आसान न्यूमेरिकल है, समझने वाली बात है। देखो, कैलकुलेट मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। देखो मोलर की बात करें ना, CM लिख लेते हैं। देखो आप बोलोगे सर इसको ऐसे डिनोट करते हैं, तो हाँ, इसको ना CM से डिनोट करते हैं। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को CM से डिनोट करते हैं, यानी 1 मोल गैस
या 1 मोल, आपको जो 1 मोल है आपके पास किसी चीज़ का, उसका टेम्परेचर बढ़ाना है तो कितनी हीट चाहिए होगी, ये मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बताता है। तो 2 मोल है बेसिकली, तो ये 2 फाइंड हो गया हमारा, ये गिवन डेटा हो गया हमारा। तो 2 मोल हैं तो इसे हम 2 मोल्स लिख लेते हैं। गैस के हैं। अच्छा, हीट कितनी दी गई है, अगर टेम्परेचर बढ़ाना है तो हीट तो देनी पड़ेगी ना, खुद ही तो नहीं बढ़ेगा। अच्छा, और टेम्परेचर कितना है 25 सेल्सियस। देखो सेल्सियस में ही रखो क्योंकि आंसर सेल्सियस में दिया गया है। बेसिक बहुत फॉर्मूला लिखा जाएगा, Q इज इक्वल टू एन सी एम। देखो ये m मास नहीं लिखा है मैंने, ये मोल के लिए लिखा है, ये सबस्क्रिप्ट में है तो इसमें कुछ पुट नहीं होगा, ये सी एम ही पता लगाना है। डेल्टा टी, अच्छा ये जो है ना डेल्टा टी, ये चेंज होता है। अच्छा तो चलो फॉर्मूला सेट करा लेते हैं। तो Q एन डेल्टा टी इज इक्वल टू सी एम आ गया बच्चों। Q बताओ 1500 माशाल्लाह, और N बताओ, और 25 बताओ, और आंसर बताओ जल्दी से मुझे। तो 1500 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 25 तो आ रहा है 30, और बिल्कुल सही आ रहा है 30। अच्छा अब यूनिट देखते हैं। देखो हीट किस में रखी, न्यूमरेटर में है ना, न्यूमरेटर में है तो इसका मतलब है जाउल में रखी है। देखो जाउल में दी हुई थी ना। मोल किस में रखे, पर मोल, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में है मोल, तो मोल डिनोमिनेटर में है। डिनोमिनेटर के लिए हमने लगा दिया है पर का साइन, या जो इन्वर्स भी लगा सकते हो, और सेल्सियस ऐसे भी लिख सकते हो चाहो तो, ये भी एक तरीका है लिखने का, टीचर समझ जाते हैं। मोल के ऊपर इन्वर्स और सेल्सियस पे इन्वर्स, दोनों में एक ही तरीका है। समझ आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, बस यही चाह रहा हूं। वाटर का सैंपल लिया गया है, वर्क एग्जाम्पल नंबर, वर्क एग्जाम्पल नंबर 5। अ सैंपल ऑफ वाटर विथ अ मास। देखो वाटर का सैंपल लिया गया है, मास उसका लिया गया है 200 ग्राम। तो अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं इसे कन्वर्ट कर लूँगा। आई थिंक इन्होंने इसे भी कन्वर्ट नहीं किया, ग्राम में रख लेते हैं। अच्छा इस हीटेड, अच्छा वाटर है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। समझो ये पानी है, एक कंटेनर में भरा गया है और उसे हीट किया जा रहा है, दिस इज आवर वाटर, ठीक है। एंड इट्स टेम्परेचर राइज। अच्छा टेम्परेचर कितना बढ़ गया, जब पानी को हीट करोगे तो टेम्परेचर तो बढ़ेगा ना। तो T आपके पास आ गया, ये T1 है, इनिशियल कह लेते हैं, चलो I लिख लेता हूँ। तो वो 25 सेल्सियस है, मतलब 25 सेल्सियस से, देखो उन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया बढ़ गया, तो देखो बढ़ गया है इस, लेकिन उन्होंने चेंज दे दिया है आपको। चेंज कैसे दे दिया, पहले इनिशियल टेम्परेचर बता दिया, फिर हीट करने के बाद जो टेम्परेचर आया वो बता दिया। तो आप दोनों को माइनस कर लो तो पता चल जाएगा कितना टेम्परेचर बढ़ा। जवाब इसका मेरे ख्याल से 15 आना चाहिए, बल्कि 45 है, 40 नहीं है, ठीक है 20 आएगा, ठीक है। कैलकुलेट द हीट ट्रांसफर टू द वाटर, कितनी हीट ट्रांसफर की आपने कि इतना टेम्परेचर बढ़े, तो ये बेसिकली क्यों मांग रहे हैं आपसे, ठीक है। अच्छा गिवन द स्पेसिफिक हीट, अच्छा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इनको देनी पड़ेगी, तो C W लिख लो चाहो तो, 4.18 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ जाउल पर ग्राम सेल्सियस। अब देखो, अब आप सोचोगे यूनिट कन्वर्जन क्यों नहीं करी, क्योंकि देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर जो दी है वो जाउल में दी है, तो आंसर तो जाउल में आ जाएगा, और ग्राम में मास दिया है तो इसे कन्वर्ट नहीं करना, सेल्सियस में टेम्परेचर दिया तो इसे भी कन्वर्ट नहीं करना। तो इसके मुताबिक इसके यूनिट होते हैं। अगर ये ग्राम में दिया हुआ है, ये भी ग्राम में दिया हुआ है, कोई मसला नहीं है। ये सेल्सियस में दिया हुआ है, ये भी सेल्सियस में, कोई मसला नहीं है। ये केजी में होता है, ये ग्राम में होता, तो मुझे इसे ग्राम में लाना पड़ता, ये याद रखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये सेल्सियस में है, ये केल्विन में है, तो दोनों का यूनिट सेम करना पड़ जाता मुझे, तो अभी तो ऑलरेडी सेम है। फॉर्मूला Q इज इक्वल टू C। अच्छा अब ये M सबस्क्रिप्ट में नहीं लिखा गया है, ठीक है, डेल्टा T। तो CW कितना दिया हुआ है 4.18। अच्छा पावर भी था कुछ, नहीं पावर कुछ नहीं है, ये क्या लिख दिया मैंने, चलो पावर 1 लगा लो, सही, चलो कोई मसला नहीं है। तो 200
समझ के करोगे ना, यकीन मानो आपको मज़ा आएगा। रट्टा लगाने से क्या फ़ायदा होगा। 45 माइनस 25, जस्ट अब कैलकुलेशन हो गई आपकी डन। सबको सॉल्व करा दो आपस में रख के। तो 4.18 मल्टीप्लाई 200 मल्टीप्लाई 20, 16720 गलत आ रहा है। वन 16720 आना चाहिए, मेरा तो ये बोल रहे हैं 83। चलो एक और बार करके देख लेते हैं कहाँ गलती हो रही है। एक मिनट, जस्ट आंसर में फ़र्क आ रहा है तो इसलिए मैं दोबारा कर रहा हूँ, कैलकुलेशन दोबारा कर रहा हूँ। हाँ अभी भी सेम आ रहा है मेरा। यार वैसे तो देखो बहुत बेसिक कैलकुलेशन हुई हुई है इसमें, क्या कैलकुलेशन है देखो, नज़र आ रहा है, आ रहा होगा अब नज़र। एक और बार कर लेते हैं यार, क्या पता हमसे कोई गलती हो रही हो। तो देखो 200 मल्टीप्लाई 418 मल्टीप्लाई 45 माइनस 25। हाँ अब फ़र्क आ गया। अब वो फ़र्क किस वजह से आया मुझे पता है, नहीं वही आंसर आ रहा है 16720। इसमें कहीं ना कहीं गलती थी एक दो न्यूमेरिकल में, मेरा 16720 ही आ रहा है। और यूनिट भी देख लेता हूँ, कहीं यूनिट में तो गलती नहीं कर गया मैं, यूनिट सही रखा है मैंने, सब सही रखा है। तो आई थिंक यही इसका आंसर बनेगा। बुक में जो उन्होंने दिया है ना वो ये दिया हुआ है, बुक का जो आंसर दिया हुआ है 38360, ठीक है। तो मेरा तो यही बन रहा है, लेकिन अगर फिर भी इसकी कोई करेक्शन होगी तो वो मैं एडिटिंग में डाल दूंगा। मेरा ये आंसर बन रहा है, ठीक है। आप लोगों का शायद ये बन रहा हो, मेरा तो यही बन रहा है। आपके सामने कैलकुलेशन करिए ना, सब चीज़ें रखी हैं। अच्छा चलो, अब अपने न्यूमेरिकल वाले शुरू हो गए हैं, वाले न्यूमेरिकल करते हैं, सही है। तो अब वाले न्यूमेरिकल जो है वो करते हैं, मतलब वाले न्यूमेरिकल से ये मुराद है कि बुक के एंड में सेल्फ असेसमेंट में नहीं थे इसके न्यूमेरिकल, ठीक है। वाले न्यूमेरिकल क्या होता है, मैं अक्सर समझाते समझाते ना यही कर जाता हूँ, वाले इस ये वाली चीज़ ये वाली से होगी। तो वैसे तो आप लोग देख रहे होते तो समझ आ जाती है बात, लेकिन अगर लिखा ना जाए ना बोर्ड पे और फिर कहा जाए तो वो तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है ये किस चीज़ की बात कर रहे हैं। चलो अच्छा, अब देखो आसान आसान न्यूमेरिकल्स हैं, मुश्किल चीज़ें तो मैं करा भी नहीं रहा हूँ, आप लोगों को पता है मुश्किल चीज़ें करा रहा हूँ, लेकिन ये दिए हुए सब चीज़ें आसान ही दी हुई हैं आपको, गिवन ही आसान है। चलो जस्ट बुक का पेज खोल लूँ फिर करते हैं। एक मिनट पानी पी लूँ फिर बुक का पेज खोल के मैं आपको कराता हूँ। पानी पीने के बाद एक एनर्जी आ जाती है जिस्म के अंदर। चलो स्टार्ट करते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। न्यूमेरिकल नंबर 1 कहा जा रहा है अ गैस अंडरगोज आइसोथर्मल एक्सपेंशन। देखो आइसोथर्मल एक्सपेंशन तरह समझो, ये कंटेनर है, ठीक है। अब इस कंटेनर में गैस मौजूद है, एक पिस्टन लगा हुआ है। अब आइसोथर्मल एक्सपेंशन का मतलब ये होगा कि इंटरनल एनर्जी नहीं बढ़ेगी, वो सेम रहेगी, उसमें चेंज नहीं आएगा, यानी टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। जस्ट आपका पिस्टन यहाँ पर आ जाएगा, पहले यहाँ था ना अब यहाँ पर आ जाएगा, समझे। देखो आप जब कभी पानी उबालते हो तो पानी का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है ना, लेकिन मैं पानी का टेम्परेचर बढ़ने ही ना दूँ फिर, तो यहाँ यही कंडीशन है कि गैस का टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, मैक्सिमम वर्क होगा। अच्छा अब टेम्परेचर कितना रहेगा 300 और ये कांस्टेंट रहेगा केल्विन। इफ द गैस अब्जॉर्ब, गैस ने अब्जॉर्ब करी, आपने हीट तो दी होगी ना नीचे जब ही तो वर्क हुआ, तो 500 जॉउल ड्यूरिंग द प्रोसेस, कैलकुलेट द वर्क। देखो कितना आसान न्यूमेरिकल दिया है
वर्क कैलकुलेट करना है। अच्छा, तो ये गिवन डेटा हो गया, ये सेट हमारी गिवन डेटा हो गई, और यहाँ टू फाइंड। फाइंड क्या करना, वर्क फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, सोल्यूशन कर लेते हैं। कुछ मिसिंग है, चलो आगे देख लेंगे अगर कुछ मिसिंग होगा। अच्छा देखो, मैंने क्या कहा, इंटरनल एनर्जी नहीं बढ़ेगी। तो जब इंटरनल एनर्जी नहीं बढ़ रही, देखो आप थोड़ा समझे नहीं होगे इसको, समझो इंटरनल एनर्जी नहीं बढ़ रही, इसका मतलब है जो वैल्यू V2 की आ रही है वही वैल्यू, जो वैल्यू U2 की आ रही है वही वैल्यू U1 की भी आएगी। तो डेल्टा U कितना निकलेगा, 0, है ना। समझो ज़रा, देखो इनिशियल इंटरनल एनर्जी जो थी, जो वैल्यू इंटरनल एनर्जी की इनिशियल में थी वही वैल्यू इंटरनल एनर्जी की फाइनल में आई, तो चेंज कितना आया, 0। फॉर एग्जांपल दोनों की 2 ले लो, समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो डेल्टा U इज इक्वल टू U2 माइनस U1, है ना, 2 माइनस 2, तो डेल्टा U इज इक्वल टू 0। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, यही समझाना चाह रहा था। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W, और डेल्टा U माइनस डेल्टा W इज इक्वल टू डेल्टा U। 0 आ जाएगा, इसकी जगह 0 आ जाएगा, Q की जगह कितना आ जाएगा, 500 दिया हुआ है। अच्छा वर्क तो पता लगाना था ना, वर्क तो पता लगाना था, तो डेल्टा W, तो डेल्टा W इज इक्वल टू 500। यानी जितना भी आपने, और आइसोथर्मल प्रोसेस वो प्रोसेस होता है कि जिसमें जितनी भी हीट दो ना वो वर्क में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये बात प्रूफ भी हो गई न्यूमेरिकल से। ठीक है, डायरेक्ट नहीं लिखना, पर आपको पता है कि आइसोथर्मल में क्या हो रहा होता है, तो आपने डायरेक्ट लिख दिया। ऐसा नहीं करना, डायरेक्ट लिखना होता तो मैं खुद भी डायरेक्ट लिख देता। न्यूमेरिकल नंबर 2 करें, चलें करते हैं। अ पिस्टन कंप्रेस अ गैस एडियाबेटिकली। एडियाबेटिकली का मतलब समझो, ये पिस्टन था, इसमें गैस मौजूद थी, गैस फिल थी। अच्छा, कोई भी हीट आपने नीचे से नहीं दी, समझ गए। देखो मैंने इसको लिख रहा हूँ, 0 लिख रहा हूँ, ज़्यादा बेहतर है 0 लिखना। कोई भी हीट नहीं दी आपने, तो हीट नहीं दी फिर भी वर्क हुआ। आपने हीट नहीं दी नीचे से कोई भी, फिर भी वर्क हुआ। तो वो कैसे हुआ कि आपने पिस्टन को दबाया, बाहर से एक्सटर्नली कुछ यहाँ से फोर्स अप्लाई करके पिस्टन को नीचे की तरफ दबा दिया है आपने, इसका मतलब है। ठीक है, अब कंप्रेस किया है, तो देखना कंप्रेस हुआ है ना, तो वॉल्यूम पहले ज़्यादा होगा, इनिशियल ज़्यादा होगा, फाइनल वॉल्यूम कम आएगा। तो ज़रा गिवन डेटा लिखते हैं, उससे भी कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। टू फाइंड इनिशियल वॉल्यूम कितना है, देखो ये ज़्यादा आ रहा होगा, 0.02 मीटर क्यूब, एंड द फाइनल वॉल्यूम देखो ये कम आ रहा है। देखा, खुद ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना। तो अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखा आपको खुद ही बात समझ आएगी। प्रेशर कितना था, प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया। तो अच्छा, अब ये K जो है ना, ये यूनिट नहीं है, ये प्रीफिक्स है। तो K को खोल लो, K को कभी भी रख के कैलकुलेशन नहीं करना, वरना आंसर भी K में जाएगा। तो 3 लगा दोगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप तो पता है ना K 10 की पावर 3 के बराबर होता है। डिटरमाइन द फाइनल प्रेशर, तो यानी ये इनिशियल प्रेशर था, इसको I लिख लेता है। और पता क्या लगाना है, PF। देखो वैसे तो पता है इसमें क्या लिखा जाता है, P1 V1, लेकिन आपको पता है ना ये V1 है, ये V2 है, ये P1 है, ये भी P1 ही होगा, और ये P2 है। सही, चलो तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। क्लैरिटी, P1 V1 अपॉन V2। P1 200 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, V1 0.02, P2 सॉरी V2 0.01। आंसर जी सर। अगर आप लोग मेरे साथ क्लास में पढ़ रहे होते ना तो यकीन मानो मैं कैलकुलेशन आपसे ही करवाता, लेकिन चलो कोई बात नहीं, फिर भी मैं अपने हाथ में मोबाइल रखता ताकि कैलकुलेशन तेज़ हो। आप लोग बोलते ना मोबाइल हाथ में होता, हाँ चलो 400,000 PA पास्कल। ठीक है, चलो मैच कर लेते हैं। वैसे तो इस तरह लिखना गलत है, वैसे सही है, आंसर सही आया, लेकिन किलो में लिखते हैं इसको, किलो हटा लिखते हैं। 1000 इससे अलग कर लो, 1000 इससे अलग कर लो, 3 0 अलग कर लो, तो
ये लो, ठीक है, 3 0 मिलके 1000 बनाएंगे ना, और ये आगे लगे मैं, पीछे नहीं लगे मैं। सही है, समझ आ गया। चलो न्यूमेरिकल नंबर 3 करते हैं। पहले गिवन डेटा नहीं लिखते, कंडीशन समझते हैं। अ सिलेंडर अंडरगोज एन आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस याद है? ये हो गया, ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर में आइसोबैरिक प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। अ सिलेंडर अंडरगोज एन आइसोबैरिक प्रोसेस व्हेन द प्रेशर इज कीप्ड कांस्टेंट। आइसोबैरिक प्रोसेस है यानी प्रेशर चेंज नहीं होगा। देखो वॉल्यूम चेंज हो सकता है, जैसे पिस्टन इधर से इधर आ जाएगा, लेकिन चेंज नहीं होगा तो क्या? प्रेशर चेंज नहीं होगा। प्रेशर चेंज इन प्रेशर 0 होगा, ये याद रखना बस। यानी जो प्रेशर V2 होगा वही प्रेशर V1 भी होगा, जब भी चेंज जो है वो आपके पास 0 आ रहा होगा। अच्छा, अब प्रेशर है कितना? बेसिकली चेंज 0 है, याद रखना, लेकिन जो कांस्टेंट प्रेशर है यानी P1 P2 दोनों मिला लो, तो P लिख लेते हैं जैसे 150। अब यहाँ भी किलो दे दिया है, आगे इसको ऐसे लिख लेते हैं 150 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। इफ द वॉल्यूम, अब वॉल्यूम चेंज हो सकता है, ठीक है, और वॉल्यूम बड़ा है, तो देखो पहले पिस्टन यहाँ पे था, फिर पिस्टन यहाँ पर आया, ऐसा ठीक रहेगा। तो V1 जो आ रहा है वो आ रहा है 0.05 मीटर क्यूब, V2 जो आ रहा है 0.08 मीटर क्यूब। कैलकुलेट द हीट एडेड टू द सिस्टम। जो हीट आपने ऐड की है वो बताओ, क्योंकि देखो पिस्टन यहाँ पे था ना, पहले V1 पे था, फिर V2 पे गया, यानी हीट दी होगी जब भी तो ऐसा हुआ होगा ना, वरना खुद थोड़ी ना होगा, ठीक है। तो 2 फाइंड में क्या करना है? जो हीट आप बच्चों ने दी वो बताना है। ये तो बहुत आसान है, बहुत आसान है, वाकई बहुत आसान है। चलो अच्छा, इसको करते हैं। देखो हीट बताना है, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज कर लो, आसानी से हो जाएगा। Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल P डेल्टा V, यही होगा। लेकिन यार एक मसला आ रहा है, हाँ अच्छा, इंटरनल एनर्जी भी आपको इन्होंने गिवन कर दी है, जो कि इंटरनल एनर्जी है -3900 जूल की है, ठीक है। इंटरनल एनर्जी भी मिल गई है जो कि मिसिंग थी। अच्छा चलो इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये कितनी दी हुई है? -3900 प्लस P कितना दिया हुआ है? तेरा 150। अच्छा देखो, अगर इसे 150 रखोगे ना, आंसर किलो में चला जाएगा, तो इससे अच्छे पावर 3 भी लगा दो। अच्छा अब डेल्टा V को खोलना पड़ेगा, तो -3900 प्लस 150 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, तो V2 माइनस V1। समझ में आ गई बात? यही होता है ना। तो देखो इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम गिवन है, ठीक है। तो V2 देखो कितना दिया हुआ बच्चों, 0.08 माइनस 0.04, ठीक है। ब्रैकेट बना के करना, आंसर सही आएगा। तो -3900 और वो ऐड हो रहा है किसके साथ? तो 150 एक्सपोनेंट 3 और मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ? 008। मुश्किल तो नहीं हो रही ना इस कैलकुलेशन में? आई होप आप लोगों को ऐसी कैलकुलेशन में मुश्किल नहीं होगी। लेकिन आंसर हमारा गलत आ रहा है, आंसर हमारा आ रहा है 2100, जबकि ये बोलने आंसर आना चाहिए आपका। हाँ आंसर गलत क्यों है मैं समझ गया, क्योंकि मैंने वो 4 लगाया हुआ जबकि वो 5 है। देखो ना, ये 8 था, ये 5 है ना, जब इतने से भी गलती होगी तो वो आंसर गलत आएगा। सॉरी, अब सही है, सही है। तो देखो ज़रा सा अगर बस एक गलती करोगे तो आंसर गलत हो जाना है। ऑब्वियस सी बात है, गलत होगा ना यार। 4 और 5 में कितना फ़र्क होता है, ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है, ठीक है। तो समझ में आ गया, मुश्किल तो नहीं था। चलो आगे करते हैं। नाउ वी मूव फर्दर। अब आप लोग ना वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेना, क्योंकि ये मैं वीडियो को ना रोके बगैर बनाता हूँ। उसकी वजह ये है कि साउंड अलग जगह पे रिकॉर्ड होता है मेरा, मतलब वॉइस मेरी अलग जगह पे रिकॉर्ड हो रही है,
और वीडियो अलग जगह पे रिकॉर्ड हो रही है, तो दोनों को फिर मैच करना पड़ता है। तो इस वजह से अगर मैं बहुत ज़्यादा कट लगाऊंगा वीडियो के अंदर तो फिर एडिटिंग में मुझे बहुत मुश्किल हो जाएगी और गलती होने के भी चांसेस होते हैं फिर एडिटिंग में। कहीं ऐसा ना हो कि साउंड कहीं का चल रहा हो और वीडियो कहीं की चल रही हो। तो वैसे तो मैं देख लेता हूँ, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा जब कट लगते हैं ना तो एडिटिंग में मुश्किल आ जाती है। सही, चलो 4 से करते हैं। बहुत आसान है 4 वाला तो। ये अच्छा है, न्यूमेरिकल छोटे छोटे दिए मैंने। डायग्राम की जरूरत पड़ी तो मैं बना दूंगा, ठीक है। गिवन डेटा टू फाइंड ड्यूरिंग एन आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस यानी वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस इंक्रीज, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो गई। इंक्रीज कह रहे हैं तो देखो चेंज की बात कर रहे हैं। 300 जूल। इफ नो वर्क इज डन, देखो आइसोकोरिक प्रोसेस है, जरा समझो। आइसोकोरिक प्रोसेस में आपको पता है ना, पिस्टन को फिक्स कर देते हैं। ये पिस्टन क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। जब पिस्टन फिक्स हो गया तो वर्क तो हो ही नहीं पाएगा। आप जितना भी टेम्परेचर बढ़ा लो वर्क नहीं होगा, पिस्टन मूव नहीं करेगा। तो हीट कितनी आपने ऐड करी है, तो देखो हीट इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है ना, तो इसका मतलब है हीट ऐड कर रहे हो। तो वो जो हीट आप ऐड कर रहे हो ना वो बता दो। बेसिकली ये चेंज है, यही फॉर्मूला था। ये 0 हो गया और हीट कितनी ऐड करी, 300। अब देखो आइसोकोरिक प्रोसेस है तो इसका मतलब क्या है कि जितनी भी आप हीट ऐड करोगे वर्क तो होगा नहीं, तो वो सब की सब इंटरनल एनर्जी में चली जाएगी, इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में चली जाएगी। तो बस ये याद रखना था आप बच्चों ने, ठीक है। चलो नाउ वी मूव ऑन 5। ऐसे अगर 5-6 न्यूमेरिकल और आ जाए तो मेरे ख्याल से क्लास जल्दी खत्म हो जाए। अच्छा, अब ये न्यूमेरिकल काफ़ी बड़ा लिखा हुआ है, लेकिन समझते हैं और फिर इसमें से डेटा निकाल लेते हैं। तो गिवन डेटा लिख लो, टू फाइंड लिख लो। अ गैस अंडरगोज अ साइक्लिक प्रोसेस, एक साइक्लिक प्रोसेस हो रहा है। साइक्लिक प्रोसेस से क्या मुराद है, कार्नोट इंजन पढ़ा था ना, जहां से चलते हो वहीं पर आ जाते हो, साइकिल होता है ये आपके पास। स्टार्टिंग अ पॉइंट, एक प्रोसेस जो है वो ए पॉइंट से शुरू हुआ, समझो ए पॉइंट से शुरू हुआ। उस वक्त वॉल्यूम कितना था ए पॉइंट पर, 0.02 मीटर क्यूब। फिर हम बी पॉइंट पे गए, बी पॉइंट पे गए तो वहां पर वॉल्यूम कितना था, और वहां पर जो बी पॉइंट पे हुआ आइसोकोरिक हीटिंग हुई, ठीक है। और फिर सी पॉइंट पे गए, फिर सी पॉइंट पे गए। अब अगर सी पॉइंट आखिरी है तो फिर वापस ए पॉइंट पे आ जाना चाहिए हमें, ठीक है। और फाइनली बैक टू ए। देखो साइकिल में हुआ, अब ये साइकिल नहीं है, ये गलत है। ऐसा बनाऊंगा तो ये साइकिल को शो नहीं करेगा। साइकिल को पता है क्या चीज़ शो करेगी, साइकिल शो है। देखो आप लोगों ने शायद इस गलती को पकड़ लिया हो, नहीं पकड़ा तो फिर ये गलत था। ये साइकिल है कि आप ए से बी आए, फिर आप सी आए और आप दोबारा ए पर आ गए हो, ये साइकिल कहलाता है, समझे। वो मैंने वैसे बना दिया था लेकिन ऐसे ठीक है। इफ द हीट एडिड, अब हीट कितनी ऐड की गई थी सिस्टम में, 100 जूल की, 1000 जूल की। और रिजेक्ट कितनी की गई सिस्टम से, यानी ये ऐड की गई सिस्टम में, ये रिजेक्ट की गई सिस्टम से, तो 500। तो टोटल कितनी हीट गई, सिर्फ 500 की गई। देखो मैंने आपको दिया 1000 रुपये, 500 वापस ले लिए, तो आपके पास तो 500 बचे ना, ये उसी को बता रहे हैं, ठीक है। अच्छा मांगा क्या इन्होंने, कुछ भी नहीं मांगा अभी तक। हाँ, कैलकुलेट द नेट वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क कितना हुआ ये आपने बताना है, ठीक है। सोल्यूशन करते हैं। अच्छा इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी की वैल्यू दे दी आपको 500, सही है। दी भी होगी ऊपर, कहीं लिखी हुई होगी शायद, मुझसे मिस आउट हो गई है, ठीक है। अच्छा अब पता करते हैं। तो वर्क पता करना है तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अच्छा तो ये 1000 है जो ऐड किया, रिजेक्ट यानी जो इंटरनल एनर्जी के पास गई वो 500 गई, तो वर्क कितना हुआ, वर्क भी 500 का हो जाएगा ना। इसको मान लिया कि माइनस कर दो,
ठीक है बच्चों, समझ आया? चलो अब करते हैं अपना न्यूमेरिकल नंबर 6। काफ़ी न्यूमेरिकल्स हैं। गैस एक्सपेंड, गैस फैल रही है। अच्छा गैस फैलेगी तो पता है ना वॉल्यूम तो बढ़ेगा ना। समझो, देखो इतनी जगह पे आपके पास गैस थी, फिर इस गैस ने एक्सपेंड किया तो वॉल्यूम बढ़ गया। ठीक है, तो गिवन डेटा लिखते हैं, फिर टू फाइंड लिख लेंगे। तो वॉल्यूम कितना है, V1 कितना है 0.03 मीटर क्यूब, V2 कितना है 0.06 मीटर क्यूब अगेंस्ट आ कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर कितना है, प्रेशर नहीं बढ़ा। ठीक है, देखो वॉल्यूम बढ़ गया, प्रेशर नहीं बढ़ा, तो वही 1000 लिख दिया, फिर के लिख दिया। कैलकुलेट द वर्क डन, आपने वर्क डन कैलकुलेट करना है। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों। ठीक है, अभी तो मैं से W ही लिख रहा हूँ, R लिख देता हूँ रिवर्सिबल, फिर इरिवर्सिबल लिख देंगे सोल्यूशन। एंड कंप्यूट द रिजल्ट, और रिजल्ट को कंप्यूट करना है। तो देखो वर्क डन पता लगाने के लिए क्या करना होगा, डेटा से भी समझ में आ रहा है कि डेल्टा W ये रिवर्सिबल के लिए कर रहा हूँ, P डेल्टा V। तो P कितना है 100 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, और V2 माइनस V1 देखो ना, इसका मतलब V2 माइनस V1 होता है ना। तो कितना दिया हुआ है 0.06 माइनस 0.03। सॉल्व करो, जस्ट सॉल्व। ठीक है, तो 0.0 माइनस 3000 आ रहा है। अब ये तो हो गया रिवर्सिबल के लिए, देखो आर लिखा था ना आर। अब इरिवर्सिबल के लिए ना आप बताओ क्या आएगा, आप बताओ ये सही। ना मैंने आप पे छोड़ दिया। ठीक है, तो समझ में आ गया। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो। अब मज़ीद फर्दर 7-8 करते हैं। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपको अच्छी तरह ना बात समझनी है। बात समझ गए, कंडीशन समझ गए, न्यूमेरिकल ये खुद ही निकल आता है। जिस बच्चे ने डायरेक्ट ये न्यूमेरिकल करने की कोशिश की ना, उसको लगेंगे सारे न्यूमेरिकल एक जैसे हो रहे हैं। अगर आपने चैप्टर समझे बगैर इस न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करने की कोशिश की, आपको लगेगा यार सारे एक जैसे ही तो हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि एक जैसे। एक छोटी छोटी सी माइनस भी आपको कॉन्सेप्ट की वजह से ही पता चलेगी कि माइनस क्यों लगा, और फिर माइनस लग गया तो फिर तो आगे आंसर आपको पता है कि अलग ही आना है। तो हर जगह ये नहीं लगा सकते आपके यार ये सब जगह सेम ही आ रहा है, फ़र्क भी आते हैं भाई। सेम ही आ रहा होता तो फिर मैंने आपको 1-2 ही नहीं करा दिए होते, बाकी बोलता आप खुद ही कर लो। आओ ब्लू मार्कर से करते हैं। ठीक है, चलो नाउ वी मूव फर्दर। सेवन, इसको जरा अच्छी तरह समझना। आपके पास ना यहां पे लिख रहा हूं मैं क्योंकि उसकी वजह अभी जरा समझ में आ जाएगा। गिवन डेटा टू फाइंड, आपके पास ना 50 ग्राम पीस ऑफ कॉपर है। पीस है, एक कॉपर का पीस है जिसका मास कितना दिया हुआ है, सी लिख लो इधर, बहुत ज़रूरी है सी लिखना। 50 ग्राम है, ठीक है, और उसका टेम्परेचर कितना, टी सी लिख रहा हूँ, 100 सेल्सियस पर है ये, ठीक है, सेल्सियस में रखो। अच्छा, अब आपके पास वाटर कितना है, W लिख रहा हूँ, MW, उसका मास कितना है, देखो मुश्किल नहीं है, डेटा निकालना हो बस, 200 ग्राम। वाटर का टेम्परेचर कितना है, देखो पानी का टेम्परेचर कम ही होता है, जब भी तो आप पानी से नहाते हो। अगर पानी का टेम्परेचर ज़्यादा होता तो आप पानी से भी नहीं नहाते हो। कभी नोट किया गर्मी में पानी का टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा होता है तो आप नहाते ही नहीं हो, कहते यार इतना गर्म पानी से कौन नहाएगा, पहले ठंडा हो। इफ़ द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज, सिस्टम का टेम्परेचर इतना आ रहा है, देखो अब समझ में आएगा सारी बातें, पहले डेटा निकालने दो।
कैलकुलेट द, आपने स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करनी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर कैलकुलेट करनी है। अब ज़रा ये समझो, अच्छा यहाँ पे CW लिख लो, CW आपको दिया हुआ है 4.18 जाउल, ये पहले भी दिया हुआ था हमारे ख्याल से ग्राम। अब देखो होगा क्या, ज़रा बात समझो, ये रहा आपके पास पानी है, वाटर है, क्या है, वाटर है। अब वाटर का मास कितना है, वाटर का मास है इतना 200 ग्राम, ठीक है। टेम्परेचर कितना है 20 सेल्सियस, टेम्परेचर कितना है, TW कितना है, जस्ट 20 सेल्सियस। अब आपने क्या किया, आपने जो कॉपर था, समझो ये आपके पास कॉपर था, कॉपर का पीस था, इसका मास कितना था 50 ग्राम, है ना। इसका टेम्परेचर कितना था 100 सेल्सियस, काफ़ी गर्म है ये, आप शायद जैसे हाथ में नहीं पकड़ सकते, इतना ज़्यादा गर्म है ये 100 सेल्सियस। इसको आपने डाल दिया पानी के अंदर, नाउ सनक इन वाटर। आप बोलोगे पानी में डालने से बड़ा हो गया ये तो इसको बराबर साइज़ का बना लेते हैं, अभी भी फ़र्क है, ऐसा कुछ नहीं होगा, पानी में डालने से इतने बड़ा नहीं, बल्कि हाँ थोड़ा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि थर्मल एक्सपेंशन नहीं, बल्कि यहाँ बड़ा होगा, यहाँ छोटा हो जाएगा, थर्मल एक्सपेंशन पड़ा ना। अब पानी में आपने डाला, तो क्या पानी में डालने के बाद भी टेम्परेचर 100 सेल्सियस आएगा, नहीं, क्यों, ज़रा सोचो, कॉन्सेप्ट लगाओ ज़रा। आप देखो अपने आप पे पानी क्यों डालते हो, ताकि आपके जिस्म का टेम्परेचर कम हो जाए, ज़्यादा हो जाता है ना, गर्म हो जाता है। देखो जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा इसका मतलब है चीज़ गर्म है, और जब टेम्परेचर कम होगा इसका मतलब है चीज़ ठंडी है। अब ज़रा मुझे बताओ कौन सा टेम्परेचर ज़्यादा है, कौन सा टेम्परेचर इसमें से ज़्यादा, कौन सा कम है। जो ज़्यादा हो उसके आगे हाई लिख देना, और जो कम हो उसके आगे कोल्ड लिख देना या लो लिख देना, सही है। तो ऑब्वियस से बात समझ आ गई, ये टेम्परेचर कम है, इसमें आप ठंडा बर्फ़ जम जाएगी, इसमें पानी या बर्फ़ पिघल जाएगी, ठीक है, बल्कि पानी तो बॉयल होना शुरू हो जाएगा इस टेम्परेचर पे आके। तो बात समझ आए। अब देखो जब आपने गर्म कॉपर को डाला पानी में, तो आप सब जानते हो, आपने इंडस्ट्रीज में होता हुआ देखा होगा, वो ठंडा हो जाएगा। अब ठंडा होने के बाद टेम्परेचर सिस्टम का कितना आएगा, सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कॉपर का टेम्परेचर और पानी सबका टेम्परेचर, तो ये 30 सेल्सियस हो जाएगा। पानी में डाला ही इसलिए कॉपर ठंडा हो जाए, ठीक है, पानी इस्तेमाल ही यहाँ पर जो है वो एज अ कूलेंट यूज़ हुआ। कूलेंट मतलब जो चीज़ को कूल कर रहा। बात समझ आई। अब इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करो। देखो अब क्या मैं ये बात नहीं लिख सकता कि जो हीट लॉस करी कॉपर ने, क्या मैं ये कॉन्सेप्ट नहीं लिख सकता कि हीट लॉस्ट बाय कॉपर, कॉपर ने यही किया ना, हीट लॉस किया, और जो हीट लॉस हुई वो किसने गेन की, यहां लिखो हीट, ये इक्वल टू के बाद लिख रहा हूं इधर, बल्कि काम करो ना, इसको हटा ही दो ताकि आप बच्चों को समझ में आए सही तरीके से। हीट गेन बाय वाटर, बात समझ आई क्या कह रहा हूं। देखो पानी का टेम्परेचर कम था, कॉपर के डालने के बाद वो बढ़ गया, पानी यानी सिस्टम पूरा टेम्परेचर, तो हीट गेन की वाटर ने, टेम्परेचर कम, हीट कह लो या टेम्परेचर कह लो एक ही बात है, क्योंकि आपको पता है ना टेम्परेचर ज़्यादा है तो हीट भी ज़्यादा होगी ना। तो हीट लॉस की कॉपर ने, हीट गेन की हीट लॉस की कॉपर ने, हीट गेन की वाटर ने, तो दोनों बराबर आएगा ना। क्यों, क्योंकि देखो लॉस हो रहा है, गेन हो रहा है, फिर एक वक्त पे आके दोनों सेम हो जाएंगे, फिर लॉस और गेन बंद हो जाएगा। अच्छा अब हीट है, स्पेसिफिक हीट की बात कर रहे हैं ना, CM डेल्टा T, ठीक है। अच्छा याद रखना ये चेंज नहीं है, ये टेम्परेचर तो दिया भाई, चेंज नहीं है। अच्छा देखो ये TC है, ये इनिशियल टेम्परेचर था बेसिकली, ये इनिशियल टेम्परेचर था। क्यों, क्योंकि ये टेम्परेचर जब था जब आपने पानी में नहीं डाला था, और ये जो है ना ये फाइनल टेम्परेचर आया है पानी में डालने के बाद। अभी इसकी वजह आपको समझ में आ जाएगी जब मैं आगे करूंगा। W, अच्छा तो हीट है, देखो ये भी हीट है तो लिख लो, सॉरी हीट आपको नहीं गिवन है, तो हीट लॉस किसके बराबर है, इसके बराबर है, CM डेल्टा T। ये सबस्क्रिप्ट में नहीं लिखा भाई, मास है। अच्छा ये कॉपर के लिए, तो देखो इसके साथ ना आपने लिखना पड़ेगा CC, और यहाँ भी C लिखना पड़ेगा। वो वाटर के लिए तो CW और MW डेल्टा T, ठीक है। अब CC कितना है, CC तो पता लगाना ना यार, ये तो पता लगाना था तो MC कितना है 50। अच्छा अब
डेल्टा टी कितना है, T2 माइनस T1, ये C लिख रहा हूँ यहाँ पे, याद रखना। और ये तो हमें पता है 4.18 है। और मास कितना दिया हुआ था, पानी का मास नहीं दिया हुआ, हाँ 200। अब T2 माइनस T1 और यहाँ W लिख रहा हूँ। अच्छा C तो 418 W। अब ये दोनों इधर आ जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। मज़ा आता है इस तरह के न्यूमेरिकल कराने में। मैं चाहता हूँ इस तरह के न्यूमेरिकल हो ताकि अब बच्चों को ना कॉन्सेप्ट क्लियर हो। वो छोटे छोटे न्यूमेरिकल तो हम बहुत बार कर चुके हैं। अब ज़रा यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर करने आओ, मुझे ज़रा बात बताओ। देखो इनिशियल टेम्परेचर कितना था, एक मिनट ज़रा। अच्छा इनिशियली टेम्परेचर आपके पास कितना था, इसको ना इसको T1 लिख लो, क्योंकि इनिशियल टेम्परेचर ज़्यादा था ना इसीलिए। नहीं ये तो सही लिखा हुआ है, ये तो सही लिखा हुआ है। ये थोड़ा सा फ़र्क आएगा इसमें। फ़र्क क्यों आएगा, क्योंकि देखो इनिशियल टेम्परेचर ज़्यादा था तो इसलिए मैं इसे T1 लिख रहा हूँ और इसे T2 लिख रहा हूँ, वरना फिर एक वो गड़बड़ाहट हो जाएगी। सही, ये T1 T2 इसलिए किया क्योंकि इनिशियल टेम्परेचर ज़्यादा था, याद रखना, इसीलिए वो माइनस ना आ जाए इसलिए ऐसा किया है। तो T2 कितना आया, T2 या TF कर लो यार, कोई मसले वाली बात नहीं है। ये तो हमें पता है ना, T1 और T2 में फ़र्क तो हमें आता ही है ना। तो T2 कितना था 30 और T1 कितना था 20। देखो वाटर के लिए बात कर रहा हूँ तो वाटर का T1 कितना था 20 और T2 कितना था। अब देखो वाटर और कॉपर का साथ आएगा T2, क्यों, क्योंकि आपने दोनों को मिला दिया इसीलिए। फिर बता रहा हूँ वाटर और कॉपर का साथ आएगा T2, क्यों, क्योंकि आपने दोनों को आपस में मिला दिया, एक सिस्टम कर दिया। तो ये तो हो गया हमारा, ये 50 हो गया और ये कितना हो गया 100 और 30। अब ज़रा सॉल्यूशन निकाल लो। तो 4.18 मल्टीप्लाई 200 मल्टीप्लाई, ब्रैकेट लगा लेना वरना आंसर गलत आ जाएगा। समझ भी आ रहा है वो तो 10 आएगा। तो ये आ रहा है आपके पास 2.38 यूनिट क्या होता है, जूल ग्राम सेल्सियस। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक आया है। वैसे तो बुक में शायद 2.34 लिखा है, मेरा 2.38 आया, तो सही है, मसला नहीं है, चल जाएगा। समझ में आया। देखो कैसा मज़ेदार न्यूमेरिकल था, बस कॉन्सेप्ट क्लियर कराना था, बाकी तो आप लोगों को बात समझ आ गई। चलो अब आगे करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 2, गिवन डेटा, डायग्राम वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टू फाइंड हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड, कितनी हीट चाहिए होगी। बेसिकली ना क्यों मांग रहे हैं आपसे, देखो हीट चाहिए होगी पहले ना, हमें टेम्परेचर बढ़ाना है कितना, 1 किलोग्राम मास का टेम्परेचर बढ़ाना है। देखो कह ये रहे हैं कि 1 किलोग्राम मास का टेम्परेचर मुझे बढ़ाना है, तो मुझे कितनी हीट चाहिए होगी। समझ लो मेरे पास 1 kg मास है, तो कितनी हीट मुझे चाहिए होगी इसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। अच्छा तो स्पेसिफिक हीट दी हुई होगी इसकी। अच्छा टेम्परेचर कितना बढ़ाना है, टेम्परेचर T1 से 25 सेल्सियस से T2 पे ले जाना है, 100 सेल्सियस पे ले जाना है। अच्छा और स्पेसिफिक हीट दे दी, C आपको दे दिया 0.128 जाउल पर ग्राम सेल्सियस। ठीक है, कर लोगे। स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला लगेगा भाई, सिंपल, और कुछ नहीं होना, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसके बारे में पता है। तो MC डेल्टा T, तो MC डेल्टा T T2 माइनस T1, तो M कितना दिया हुआ है 1, C कितना दिया हुआ है 0.128, T कितना दिया हुआ है 100 माइनस 25। तो Q कितना निकल कर आया मेरे स्टूडेंट्स। देखो यार मैं आपको एक बात कहूँगा यार, ज़िंदगी में ना परेशानियाँ रहती हैं और मुश्किल फ़ैसले लेना ना ये भी मुश्किल है, लेकिन आप जो है ना हमेशा हिम्मत रखा करो, हौसला रखा करो, मेहनत करते रहो। ये एक दिन ये मेहनत आपको जब, अच्छा हाँ एक मसला आ रहा है, देखो ये किलो में रख दिया मैंने, मुझे ग्राम में रखना था। क्यों, देखो मैंने कहा था ना जो यूनिट स्पेसिफिक हीट में हो वही रखना। तो ये आंसर जो आया है ना ये किलो जाउल आया है,
तो इसको अगर खोलोगे ना, चाहे तो ऐसे 1000 कर लो, चाहो तो ऐसे 1000 लिख लो, या फिर ये जो किलो है इसे खोल दो तो 9600 आंसर आएगा आपके पास। ठीक है, तो ये बात याद रखना, जो आंसर आपको स्पेसिफिक हीट में दिए हुए हों, मतलब जो यूनिट्स दिए हुए हों, ये जाउल दिया हुआ है तो आंसर भी जाउल में आएगा, ये ग्राम दिया हुआ है ये केजी में रख दिया तो जब भी तो फ़र्क आया, तो इसको ग्राम में रख लो, ऐसे कर लो, 1000 कर लो। ठीक है, और सेल्सियस तो सेल्सियस में ही था, तो ये बात याद रखना। ठीक है, अच्छा एक और बात ये कहूँगा, देखो यार परेशानियाँ होती हैं, लोग आपको तंग करते हैं, आप नहीं बढ़ पाते आगे, आप अपने आप से मुकाबला करा करो, बोलो करो ये नहीं मैंने मेहनत करनी है, मैंने आगे बढ़ना है। आप शोर शराबे से बचोगे ना, जब भी फ़ायदा होगा। ठीक है, लोग आपको तंग कर रहे हैं ना, तो आप उसे इग्नोर करो, लोग तंग कर रहे हैं इग्नोर करो, एक दिन खुद ही वो लोग तंग करना छोड़ देंगे या वो लोग ही ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, यहीं तक रखते हैं, नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, मैं गाइड करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, कीमती दुआ में ज़रूर याद